गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जय मां सरस्वती कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र रईस है। दोस्तों, जो हम लोगों ने आरआरबी ग्रुप डी, किसके लिए आरआरबी मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो ग्रुप डी का पेपर आयोजित करवाता है, उसके लिए जो हमने P/Q की श्रृंखला प्रारंभ की थी, उसका यह जीएस के लेक्चर रिकॉर्ड होने के बाद जो हमारा साइंस का लेक्चर रिकॉर्ड हो रहे थे, उसका सेकंड लेक्चर है। ठीक है, आपको पता ही है कि हर एक एग्जाम में P/Q यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्या इंपोर्टेंस होता है। दोस्तों, जिस प्रकार से अगर हम बात करें कि जो हमारी लाइफ में पानी का उपयोग है, उसी प्रकार से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का उपयोग किसी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बिना हमारी पढ़ाई क्या रहती है, अधूरी रहती है, क्योंकि उनसे ही हमें आधार मिलता है कि हमें आगे के क्वेश्चन किस प्रकार से तैयार करना है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट लेक्चर 2 पार्ट में रिकॉर्ड हुआ, उसमें आपका काफ़ी प्यार मिला, लगभग 150-200 लोगों ने व्यू किया है। इतना प्यार देने के लिए आपको शुक्रिया। इसी प्रकार आप प्यार बनाए रखें, साथ में हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अब आगे बढ़ते हैं सेकंड लेक्चर की ओर। तो हमारा जो सेकंड लेक्चर का पहला क्वेश्चन है, ये रहा बोर्ड पर। क्या क्वेश्चन कि जो क्या है, जब शुष्क बुझा हुआ चूना, क्या है, जब शुष्क बुझा हुआ चूने का क्लोरीकरण होता है, क्या करना है, हमें क्लोरीनीकरण करना है। ठीक है, किसका, शुष्क बुझे हुए चूने का होता है, तो मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बनता है। देखो, अब सबसे पहले जानो कि जो शुष्क बुझा हुआ चूना होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो वो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, OH हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये होता है शुष्क बुझा हुआ चूना होता है। क्या होता है, शुष्क बुझा हुआ चूना होता है। ठीक है, जब हम इसकी क्रिया क्लोरीन गैस के साथ करवाएंगे, ठीक है, क्या करवाएंगे, क्लोरीन गैस के साथ करवाएंगे, तो क्या बन जाएगा, एक बनेगा CaO, क्या बनेगा, CaOCl2 बन जाएगा, और दूसरा क्या बनेगा, पानी निकल जाएगा। ठीक है, अब ये क्या क्या करना है, गर्म करना है। ठीक है, तो ये निकल जाएगा। अब हमारे ये क्या थी, ये अभिकारक थे, जी क्या है, उत्पाद है, और जी क्या है, जी, ठीक है, जी क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जी क्या है, क्लोरीन है। इससे हमने करवाया, क्या बन गया, कैल्शियम क्लोराइड बना, और ऑक्सोक्लोराइड बना, और H2 बन गया। जी क्या है, पानी है। ठीक है, जी हो गया। अब ये क्या हमारी संतुलित है, तो ये चेक करते हैं संतुलन। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, कैल्शियम 1 है, क्लोरीन 2 है। ठीक है, तो क्लोरीन 2 इसमें जी आ गया, ऑक्सीजन 1 जी है, और कैल्शियम 1 जी है। H2O मतलब H 2 है, जी है, एक O यहाँ पर, एक यहाँ पर था, एक यहाँ पर आ गया, तो मतलब हमारा जी क्या है, जो हमारा रिएक्शन है वो संतुलित है। अब जो जी प्रोडक्ट है, इसका नाम क्या है, जे कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड। क्या है, कैल्शियम सीएम ऑक्सो, क्या है, ओ गया है बीच में, तो क्या होता है, ऑक्सो क्लोराइड है। ठीक है, क्या है, कैल्शियम ऑक्सो क्लोराइड है। अब देखो, तो इसमें क्या ऑप्शन है, हाँ जी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, कि जो सी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। क्या, जो सी वाला हमारा ऑप्शन रहेगा वो सही रहेगा। तो हमारा कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो इसकी और चीज है कि जो कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड है, इसका उपयोग क्या, कहाँ करते हैं हम लोग, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड का उपयोग कहाँ करते हैं, ये भी देखो, क्योंकि इसमें हमारा काम इससे चलने वाला नहीं है कि हमने आंसर देखा, काम खत्म किया, नहीं, हम और चीजें भी देखेंगे। दोस्तों, जो कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड है, इसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, क्या, अभिकर्मक के रूप में, कर्मक। ठीक है, दूसरा किया जाता है किसमें, वस्त्र उद्योग में किया जाता है, वस्त्र उद्योग में किया जाता है, तीसरा जो उपयोग होता है, तीसरा इसका उपयोग होता है तो है जल को शुद्ध करने में। क्या कहते हैं, जल को शुद्ध करने में। आपने देखा होगा कि अगर हमें गंदा पानी है उसे शुद्ध करना है, तो उसमें हम क्या डाल देते हैं, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड डाल देते हैं, तो हमारा पानी क्या होता है, शुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो जल को शुद्ध करने के लिए, शुद्ध
और जी क्या है कि कैल्शियम CaOCl2 है। जी क्या है? जी एक प्रकार का व्यंजक है। क्या है? व्यंजक है। क्या है? व्यंजक। अब व्यंजक क्या होता है दोस्तों? व्यंजक दो सदस्य मिलकर बना हुआ है। क्या? बी प्लस रंजक। रंजक कहा वह होता है जो रंग क्या करे, मतलब जिससे रंग आए, वो कहलाता है रंजक। मतलब जैसे रंग, वैसे हमने कुछ ऐसे कोई पदार्थ डाला जिससे हमारे पानी का कलर रेड हो गया, तो क्या कहलाएगा? रंजक कहलाएगा। व्यंजक क्या होगा? इसका जस्ट उल्टा होगा, मतलब कि जो रंग उड़ा दे। क्या होगा? व्यंजक मतलब जो रंग उड़ा दे वो कहलाएगा व्यंजक। बी और रंजक मतलब जो रंग को उड़ा दे वो क्या हो जाएगा? व्यंजक। ठीक है, क्या हुआ ये? जो रंग को उड़ा दे, उड़ा दे। ठीक है, क्या कहलाएगा? व्यंजक कहलाएगा। ठीक है, जो क्या कर दे, रंग को उड़ा दे, वो व्यंजक कहलाएगा। अब देखो समझो, हमने क्या क्या देखा? हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कैसे करवाई? क्लोरीन से करवाई। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसे हम कहते हैं बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं? शुष्क बुझा हुआ चूना। शुष्क बुझा हुआ चूना है। क्या है? चूना है। ठीक है, इसी क्रिया हमने कैसे करवाई? क्लोरीन गैस के साथ करवाई। हमें क्या बना? एक उत्पाद बना हमारा, क्या? कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, जिसे हम क्या कहते हैं? जी क्या है? एक प्रकार का व्यंजक है। साथ में हमारे पास क्या निकला? पानी निकला। तो जो कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड है, क्या है? कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड है, इसका उपयोग किसमें करते हैं? तो हमने देखा है किसमें करते हैं? इसमें हमने देखा कि जो इसका उपयोग है तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है। दूसरा इसका उपयोग क्या होता है? वस्त्र उद्योग में होता है। तीसरा जो इसका उपयोग होता है वो होता है जल को शुद्ध करने में। तो क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, अगर आपसे पूछे कि जो कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड है इसका उपयोग किस में किया जाता है, तो आप बता सकते हैं कि बता सकते कि जल को शुद्ध करने के लिए, लाइब्रेरी में अभिकर्मक के रूप में, और तीसरा उपयोग क्या होता है? वस्त्र उद्योग में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो, हाँ जी, इसके लिखा हुआ है थोड़ा सा, इसकी मतलब कि आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है इसमें, आप इसमें पढ़ सकते हैं। जो आपकी जो PDF मिलेगी ना, आपको शेयर की जाएगी, उसमें इन्फॉर्मेशन रहेगी। ठीक है, क्या क्या है? जब शुष्क बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का क्या होता है? क्लोरीनीकरण होता है, तो क्लोरीन के साथ क्या अभिक्रिया करके कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड बनता है। ठीक है, तो बता दिया आपको, जिसे क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर, व्यंजक भी कहते हैं। ठीक है, व्यंजक के नाम से भी जाना जाता है। यह अभिक्रिया क्या होती है? इस प्रकार से होती है, CaOH प्लस क्लोरीन CaOCl बन जाएगा और H2 बन जाएगा। शुष्क अवस्था में अभिक्रिया कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड को मुख्य उत्पाद के रूप में देती है। बिना बुझा हुआ चूना यानी कि इसे क्या कहते हैं? क्विक लाइम कहते हैं। CaO कैल्शियम कार्बोनेट के बिखरने से प्राप्त होता है, ना कि क्लोरीनीकरण से। ठीक है जी, आपको एक्स्ट्रा पॉइंट दिया गया है, तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर जे रहा। जे क्वेश्चन लेजेंडर टाइप का क्वेश्चन है। क्या है? लेजेंडर टाइप का क्वेश्चन है, आपको बताना है इसमें। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है? साइक्लोहेक्सेन में सहसंयोजक बंध CC बंध और CH बंध इसलिए कोई बंध होते हैं, मतलब कि जो साइक्लोहेक्सेन होता है उसमें क्या होते हैं? सहसंयोजक बंध होते हैं। एक C और C के बीच में होता है, यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच में होता है, एक कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में होता है। तो इतने कितने बंध होते हैं जी बताना है। ठीक है, तो जी होता है हमारा क्या होता है? साइक्लोहेक्सेन मतलब कि साइक्लो मतलब क्या हो? एक चक्रीय रिंग हो, मतलब कि एक C ऐसा हो, फिर C हो जाए, फिर C हो जाए, और फिर एक C ऐसा हो जाए, और यहाँ पर C हो, और यहाँ पर C हो, एक मिल जाए। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसमें क्या जुड़े हैं? दो जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन। क्या जुड़े हुए हैं? हाइड्रोजन। ठीक है, एक यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन। ठीक है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, जो किससे है? कार्बन कार्बन से कनेक्ट है। ठीक है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, यहाँ पर भी सेम, एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक यहाँ पर। हमने ये क्यों जोड़ दिए? क्योंकि इसकी ऑक्सीजन अवस्था कितनी? 4 है। ये इससे क्या हो रही है? एक यहाँ से हो रही है, एक यहाँ से कंप्लीट हो रही है, लेकिन हमें 2 चाहिए, तो कहाँ चाहिए? एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिया। तो क्वेश्चन क्या है? अब हमें निकालना है कि
सी, यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच कितने बंध हैं। तो कार्बन कार्बन एक तो जे है, तो एक बंध जे हो गया, ठीक है। दूसरा बंध कार्बन कार्बन बीच में जे हो गया, तीसरा जे हो गया, चौथा जे हो गया, पांचवा जे हो गया और छठवा जे हो गया। तो यानी कि दोस्तों जो कार्बन और कार्बन है मतलब यानी कि सी बॉन्डों की संख्या है वो कितनी है, 6 है। और किस प्रकार के बॉन्ड है, जो सहसहयोगी बंध है। क्या है, सहसहयोगी बंध है, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कहा उसने कि सी एच बंध कितने हैं। तो सी और एच के बीच बंध देख लेते हैं कितना है। एक तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक बार 11 और ये 12, यानी कि जो सी एच बॉन्डों की संख्या है वो कितनी है, 12 है। कितनी है, 12 है। अगर हम बात करें कि जो साइक्लिक हेक्सेन है इसमें टोटल बंध कितने हैं, तो दोस्तों 6 और 12 कितने हो जाएंगे, 18। कितने हो जाएंगे, 18। तो जो साइक्लोहेक्सेन है इसमें कुल 18 बंध होते हैं। अगर हम बात करें कार्बन और कार्बन के बीच में तो इसमें 6 बंध होते हैं। अगर हम बात करें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में तो इसमें कितने बंध होते हैं, 12 बंध होते हैं। देखो सी और सी के बीच में कितने बंध हैं, 6 हैं। हमने गिन लिया 1 2 3 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हाइड्रोजन की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो कितने हुए, 12 बंद हुए। अब इसमें ऑप्शन क्या है कि हमें बताना है, एक तो बताना है सी व सी यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बंध हैं। दूसरा बताना है कि जो कार्बन और हाइड्रोजन है इसके बीच में कितने बंध हैं, तो 12 बंध हैं, ठीक है। तीसरा बताना है कि टोटल बंधों की संख्या कितनी है, मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं। तो ये कितने हैं, 18 है। तो यानी कि यहाँ ऑप्शन क्या आएगा, 6 12 और 18। अब देखो कौन सा ऑप्शन है, तो 6 12 18 हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो संयोजी बंध कितने प्रकार के होते हैं, सह जो एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है सहसंयोजी संयोजी बंध, ठीक है। बंध जो होते हैं, एक होते हैं सिंगल डबल और ट्रिपल। क्या होता है, मतलब एकल सहसंयोजी संयोजी, यानी कि जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मतलब H2 मतलब कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बीच में जो बंध रहेगा वो कहलाएगा सिंगल सहसंयोजी बंध। एक होता है डबल यानी कि द्वितीय, एक होता है डबल सहसंयोजी बंध या दोहरा सहसंयोजी बंध। ये क्या होता है, N2, ठीक है। क्या होता है, N2 यानी कि क्या रहेगा, इसमें मान लो कि जो हमारा क्या है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन है इसके बीच में जो बंध रहेगा वो कहलाएगा डबल। एक होता है ट्रिपल या तेहरा सहसंयोजी बंध। तो ये होता है ऑक्सीजन के बीच में O2, मतलब कि O और O के बीच में जो बंध रहेंगे वो क्या कहलाएंगे, ट्रिपल। सॉरी ये थोड़ा सा गलती हो गया है, 1 मिनट। जे यहाँ पर क्या है, जे है यहाँ पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में, और जे क्या है यहाँ पर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में। जे क्या है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में, O2 और जे क्या है N2 के बीच में, ठीक है जी। इस प्रकार से बंधों की क्या है, ये संख्या है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपको। तो ये बता दिया आपको कि कितने प्रकार के होते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। जिसका टेक्स्ट है आप NCERT से लिया गया है, NCERT से लिया गया है। अब इसमें आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर लगा हुआ है, तो आप इससे अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो फिजिक्स का है हमारा, ठीक है। अच्छा से पढ़ेंगे। किसी दिए गए प्रतिरोध, क्या है, किसी दिए गए प्रतिरोध R को 2 बराबर भागों में काटा जाता है। मतलब कि जो प्रतिरोध R है इसे हमने, जो प्रतिरोध R है उसे हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। यानी कि R/2 और प्लस R/2। ये कितना हो गया, R हो गया। 2 बराबर भागों में काटा जाता है। प्रत्येक भाग का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, मतलब हमें अलग अलग भाग का प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो दोस्तों आपने एक फॉर्मूला देखा होगा प्रतिरोध का, वो क्या होता है, वो होता है जैसे R वाला क्या होता है, प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध
रूट बराबर क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा रो इंटू एल अपॉन ए होता है, रो इंटू एल अपॉन ए। यह हमें जानना जरूरी जी है कि एल क्या होता है, जी है एक लंबाई होती है, क्या है, लंबाई है, लंबाई जिस वस्तु का प्रतिरोध निकाल रहे हैं उसकी लंबाई ए है, एल है सॉरी, ए क्या है, जो वस्तु है उसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल। और ये जो हमारा जे दिया गया है, जे क्या है, जे कांस्टेंट है, क्या है, वो क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि नियतांक है, नियतांक, ठीक है। तो जी हमारी बात होगी। अब क्वेश्चन आपसे कभी चेक हो सकता है कि अगर ये फॉर्मूला है इसमें ए क्या होता है, तो ए क्या होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, एल क्या होती है, लंबाई होती है। अब ये बोल रहा है कि जो हमें आर का मान है उसे आधा करना है, मतलब कि लंबाई करनी है, आधी करनी है, तो ये आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल बाई टू अपॉन ए, जी रहेगा ना, एल बाई टू अपॉन ए रहेगा। इससे हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आर इक्वल टू एल अपॉन टू ए, जी बात हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो यानी कि जो हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है, यानी कि प्रतिरोध है, वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, आर बाई टू हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बात में आई कि हमने क्या किया, सबसे पहले प्रतिरोध का फॉर्मूला लिया, क्या होता है, रो एल अपॉन ए होता है, एल कहाँ है, जहाँ पर लंबाई है, ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। इसके बाद सॉल्व किया, और ए जो रो क्या है, एक नियतांक है, ठीक है। अब सॉल्व किया तो लंबाई को हमने क्या दिया, आधा, क्या कर दिया, आधा कर दिया, और जब आधा किया तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर बाई टू, यानी हम आर बाई टू रखेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना है, आर बाई टू आ गया, ठीक है। ये वो क्वेश्चन। अब देखो जिसका फॉर्मूला दिया गया है, आपको देख सकते हैं कि जो 3 चालक है, चालक का प्रतिरोध क्या है, आर बाई एल अपॉन ए है, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ठीक है। इसकी लंबाई का प्रभाव क्या होगा, 2 बराबर लंबाई उनके भाग में काटा जाता है, तो एल बाई टू हो गया, ठीक है, क्या हो गया, एल बाई टू हो गया। और देखो से बड़ा कर देते, ठीक है, सेम ही है। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल बाई टू रो इंटू रो अपॉन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एक बाई बटे 2 जहाँ बाहर आ गया, यहाँ मान कितना मान आ गया, यह मान आ गया हमारा आर बाई टू आ गया, मतलब कि प्रत्येक भाग का प्रतिरोध मूल प्रतिरोध का क्या होता है, आधा हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाओ, आपको इसी प्रकार से उसके सॉल्यूशन भी दिए जाएंगे जिससे आपसे बन सके, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी। अब देखो क्वेश्चन अच्छा है, बायो का क्वेश्चन है, किसका है, BIO बायो का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पायसीकरण, क्या सब समझो क्या है, पायसीकरण की क्रिया किस मान होती है, ठीक है। पायसीकरण का मतलब दोस्तों होता है कि जो साबुन है, साबुन से मैल का अलग कराने की जो क्रिया होती है उसे कहते हैं पायसीकरण, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है, ऑप्शन ए दिया गया है, पित्त लवणों द्वारा बड़ी वसा गोलियों को छोटी गोलियों में विखंडित कर देना। दूसरा है क्या, पित्त रस द्वारा क्षारीय माध्यम प्रदान किया जाता है। सी क्या है, पित्त रस एंजाइम्स द्वारा स्टार्च के पाचन में सहायता करता है। इसके बाद क्या है, डी क्या है, पित्त रस द्वारा अम्लीय माध्यम प्रदान किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले चलो कि हम जो हमारा साबुन है वो किस प्रकार से काम करता है, पहले ये देखो, ठीक है। बात इसी कर रहे हैं साबुन की, सब लोग के लिए इंपोर्टेंट है साबुन। जो आम लोग हैं वो भी जान लो साबुन किस प्रकार से काम करता है दोस्तों। तो साबुन के 2 पार्ट होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, जैसे मान लो हमारा साबुन है, इसके कितने हैं, एक साबुन का क्या होगा, सिर होगा, क्या होगा, सिर होगा एक साबुन का, एक ऊपर साबुन की पूंछ, क्या होगी, पूंछ होगी, पूंछ, ठीक है। जो सिर होता है साबुन का वो होता है हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब कि जल प्रिय, क्या होता है, हाइड्रोफोबिक, ठीक है। और जो दूसरा पार्ट होता है, पूंछ होती है, वो कहलाता है क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, क्या होता है, फिलिक, ठीक है। ये क्या है, इसे बोलते हैं हिंदी में जल प्रिय, हाइड्रो मतलब जल,
और फॉबिक मतलब प्रिय। प्रिय, ठीक है। और ये क्या है, जल से दूर रहना, इसके लिए एक बार उपयोग कहते हैं जल विरोधी। क्या होता है, जल विरोधी होता है। क्या होता है, जल विरोधी होता है, ठीक है। क्या है, जल विरोधी है, ठीक है। इतनी बात हो गई। तो मतलब जो साबुन होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक साबुन का सर होता है, दूसरी साबुन की पूंछ होती है। जो साबुन का सर होता है वह होता है हाइड्रोफोबिक, मतलब कि जल प्रिय होता है। और जो साबुन की पूंछ होती है वो होती है क्या, हाइड्रोफिलिक होती है, यानी कि जल विरोधी होती है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ये जो हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है ये करता है किससे, जल से क्रिया कर लेगा। कैसे करेगा, जल से क्रिया करेगा, ठीक है। क्या करेगा, जल से क्रिया करेगा, यानी कि H2। H2O से क्रिया करेगा तो एक उत्पाद बनाएगा, उसे कहते हैं मिसेल। क्या कहते हैं, मिसेल, ठीक है। आप याद रखना, क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। जो मिसेल है ये क्या होता है, ये गंदगी को बड़े अणु, जो गंदगी के बड़े अणु होते हैं, क्या होता है, जो गंदगी के बड़े अणु होते हैं उसे छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है। क्या कहता है, गंदगी क्या होता है, गंदगी के बड़े अणुओं को, क्या, बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ देता है। क्या, छोटे अणुओं में तोड़ देता है, ठीक है। जब ये गंदगी के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ देगा, फिर किसका काम हो जाता है, इसका हाइड्रोफिलिक वाले का काम स्टार्ट हो जाता है। ये क्या है, जल विरोधी है। अब जैसे ही छोटे छोटे गंदगी के जो बड़े अणु हैं, जैसे ही छोटे छोटे अणु टूटे तो अब किसका काम हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक वाले पार्ट का, मतलब पूंछ का काम स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही पानी हम डालेंगे तो क्या होगा, जल विरोधी होता है तो इसे निकाल के अलग कर देगा। पानी मतलब जो कपड़ा है उससे निकाल के गंदगी को अलग कर देगा। ये काम इसका है जल विरोधी का, यानी कि हाइड्रोफिलिक का, यानी कि पूंछ का काम है। सेल क्या कहता है, सेल करता है सबसे पहले मिसल का निर्माण करता है। मिसल क्या है, मतलब कि जो हमारी क्या है, गंदगी, जो मिसल क्या है, मतलब हाइड्रोफोबिक प्लस H2O का मिश्रण होता है मिसेल, ठीक है। इसमें क्या होता है, गंदगी प्लस जल होता है। इनमें जैसे ही जो बड़े अणु होते हैं गंदगी के, उसे जैसे ही छोटे छोटे अणु में टूटा और फिर क्या स्टार्ट हो जाता है, हाइड्रोफिलिक वाले पार्ट का, यानी पूंछ का काम स्टार्ट हो जाता है। तो वो क्या कर देता है, इस गंदगी को कपड़े से निकाल के बाहर कर देता है। इतनी बात समझ में आ गई। ये काम होता है कि इसका साबुन के लिए होता है। अब सेम ही काम क्या होता है, हमारे शरीर में भी होता है। अब ऐसा काम हमारे शरीर में कौन करता है, ठीक है। तो ये देखो, ये क्या है, ये क्या होता है, इसमें देखो एक प्रक्रिया है पूरी। देखो इसमें क्या होता है, अब देखो एक क्या है, इसमें क्या होता है, देखो एक होता है पित्तरस होता है। क्या होता है, पित्तरस, ठीक है, रस। जो पित्तरस होता है इसका निर्माण होता है अलग जगह और संघनन होता है अलग जगह। तो जो दोस्तों इसका निर्माण होता है, ये कहाँ होता है, तो जिसका जो निर्माण होता है पित्तरस का, वह होता है किसका, लीवर में होता है, ठीक है। क्या होता है, लीवर में होता है। और जो इसका संग्रहण होगा, क्या होगा, संग्रहण होगा, वो कहाँ होगा, वो होगा इसका पित्तरस का जो संग्रहण होगा वो किसमें होगा, पित्ताशय में होगा। क्या होगा, पित्ताशय में होगा, पित्ताशय, ठीक है, इसमें होगा पित्ताशय में होगा। अब इसमें क्या होगा, जो बड़ी आंत होती है उसमें जैसे ही क्या आएंगे, जो बड़े बड़े टुकड़े आते हैं खाने के, ठीक है, क्या होते हैं, जो बड़े बड़े टुकड़े आते हैं खाने के, तो जो रस इस पर जैसे गिरता है तो वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। जो जैसे हमने क्या किया, कोई निवाला निगला, अब हम इसका काम क्या रहेगा, जो निवाला यहाँ गया, छोटी आंत में गया, वो क्या करेगा, सबसे पहले उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है। तो क्या करेगा, उसके ऊपर एक क्या है, एक पित्तरस आएगा, वो उस पर डाला जाएगा। अब पित्तरस जैसे उस पर गिरेगा तो वो जो बड़ा निवाला है वह छोटे छोटे बारीक महीन टुकड़ों में टूट जाएगा। इतना काम रहता है, ठीक है। क्या कहता है, बसा के टुकड़ों को
बसा के बड़े टुकड़ों को, सॉरी, बसा के बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे, कितने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। क्या कहता है? तोड़ता है। ठीक है, जो बसा रहेगा, बसा के जो बड़े टुकड़े रहेंगे उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा। ठीक है, यही बताया गया था, हमारा क्वेश्चन में यही था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पित्त लवणों द्वारा बड़ी बसा गोलियों को, क्या है? बड़ी बसा गोलियों को, पित्त लवणों के द्वारा क्या? बड़ी बसा गोलियों को क्या कर रहा है? बड़ी बसा गोलियों को छोटी गोलियों में विखंडित किया जाता है। सेम क्या काम है? जो बड़ी बसा की गोली होती है उसे छोटी गोलियों में विखंडित किया जाता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे देखो, अब और अगर और ज़्यादा इसके अंदर जाना है तो ठीक है, कोई ज़्यादा जरूरत है नहीं जाने की। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आ जाओ आगे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जी रहा। अब जी हमारे 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या है जी देखो, क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखो पहले, क्वेश्चन हमारा है कि क्या है कि कोई भी अभिक्रिया, क्या? कोई भी अभिक्रिया जो आवेले अवक्षेप उत्पन्न करती है उसे कहा जा सकता है। मतलब कि कोई अभिक्रिया है जो अब विलेय और आवेले क्या होता है जी पहले समझना पड़ेगा। ठीक है, क्या? विलेय क्या होता है दोस्तों? वे पदार्थ जो मतलब कि घुल जाए, क्यों? घुलनशील हो। ठीक है, घुलन, वो कहलाते हैं विलेय। फिर आवेले क्या कहलाएगा? आवेले मतलब कि जो घुले नहीं, क्या हो? जो घुले नहीं। ठीक है, क्या होंगे? आवेले हो जाएंगे। अब देखो, कोई भी अभिक्रिया जो आवेले अवक्षेप उत्पन्न करती है, क्या करती है? आवेले अवक्षेप उत्पन्न करती है, उसे कहा जाता है, क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे, या अपघटन अभिक्रिया कहेंगे, या अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? तो ये उसके ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखो इसमें क्या बता रहा है कि जब कोई भी अभिक्रिया जो आवेले और अवक्षेप उत्पन्न करे, मतलब आवेले मतलब उसमें अवक्षेप रह जाए, इस प्रकार अभिक्रिया कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है? हमारी अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। अब देखो अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है? जब विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ आपस में क्या होता है? जब विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ, क्या? विलेय पदार्थ क्या करें? पदार्थ आपस में अभिक्रिया क्या करेंगे? अभिक्रिया करेंगे। अभिक्रिया करके एक क्या बनाएंगे? अभिक्रिया करके एक आवेले क्या करेंगे? आवेले ठोस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ठोस बनाते हैं। तो क्या कहलाएगा? अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। क्या? अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। ये हुई समझिए किसकी बात? अवक्षेपण अभिक्रिया की। अब इसका एक उदाहरण है, वो भी बताऊंगा। इसके बारे में समझो कि विलयन क्या कहलाता है? विलयन क्या कहलाता है? आप बताएं कमेंट करके। फिर विलेय और विलायक। ठीक है, ये तीनों चीज बताएं क्या होती है। विलयन क्या होता है, विलेय क्या होता है, और विलायक क्या होता है। ठीक है, ये बताना आपको। ठीक है, आप बताइए आप कमेंट करके कि विलयन क्या होता है, विलेय क्या होता है, और विलायक क्या होता है। दोस्तों जो विलयन होता है, ठीक है, विलयन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थ, क्या? दो या दो से अधिक पदार्थ समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। कौन सा मिश्रण? समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। क्या?
दो या दो से अधिक, क्या दो या दो से अधिक, क्या है ये दो या दो से अधिक, दो से अधिक अधिक पदार्थों का, क्या पदार्थों का कौन सा मिश्रण, समांगी मिश्रण, समांगी, आप समांगी वर्ड पर ध्यान देना, समांगी मिश्रण क्या कहलाएगा, विलयन कहलाएगा, विलयन, ठीक है, क्या कहलाएगा, विलयन कहलाएगा। तो यानी कि जैसे अगर हम बात करें जैसे NaC, मतलब मान लो कि चलो क्या है, जल है, एक हमने लिया क्या, जल ले लिया यानी कि O2, और दूसरा लिया नमक, इन दोनों का हम अगर मिश्रण तैयार करते हैं तो क्या बन जाएगा, एक विलयन बन जाएगा, क्या बनेगा, एक विलयन बन जाएगा, ठीक है, किसका, सॉरी H2 की बात कर रहे हैं, ठीक है, H2O प्लस नमक लिया तो इससे क्या बन जाएगा, एक विलयन बन जाएगा, ठीक है। अब जो जी का हुआ विलयन हुआ, अब विलय क्या कहलाएगा और विलायक क्या कहलाएगा, जी बताओ, ठीक है। अब जैसे अब विलय क्या कहलाएगा, जिसमें घोला कर जाए, अगर इस उदाहरण की बात करें, जैसे हम जल और नमक की बात करें तो इसका उदाहरण दे रहे हैं, तो जी क्या होता है विलय, जिसमें जिसे घोला जा सके ये कहलाएगा क्या, विलय कहलाएगा। यानी कि अब कैसे घोला जा सकता है, जो नमक है, क्या है, नमक, ये क्या है, नमक दोस्तों, क्या है, नमक विलय पदार्थ है, क्या है, विलय है नमक, क्या है, नमक विलय। अब विलायक क्या हुआ, जिसमें घोला जा सके, जिसमें घोला जा सके, क्या हुआ, जिसमें घोला जा सके। अब किसमें घोला जा रहा है, पानी में घोला जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा, विलायक, ठीक है, क्या विलायक है। तो दोस्तों हमने नमक और जल को उदाहरण समझा कि विलयन क्या होता है, विलायक क्या होता है और विलय क्या होता है। दोस्तों विलयन क्या है, विलयन क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, क्या दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहेंगे, हम विलयन कहेंगे। और विलयन में इसके होते फिर क्या होता है, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक विलय होता है, एक विलायक होता है। विलय क्या होता है, जिसको घोला जा सके, जिसे घोला जा सके, यानी कि नमक क्या है, नमक जब में घुल रहा है तो क्या है, नमक विलय है, और जिसमें घुल रहा है, जल में घुल रहा है तो जल क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। तो जो समझा हमने किससे, इससे समझा, ठीक है। अब समझो, अब इसके लिए क्या होगी, एक अभिक्रिया है, मान लो कि Ag मान लो हमने जो दो प्रोडक्ट लिए, एक लिया AgNO3 लिया, ठीक है, एक AgNO3 लिया, और दूसरा लिया हमने क्या, दूसरा लिया NaCl लिया, मतलब नमक लिया NaCl, ठीक है। अब जिसमें AgNO3 में Ag पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव, NaCl में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इससे क्या बन जाएगा, इससे अभी हम कराएंगे, बनेगा AgCl प्लस बन जाएगा NaNO3 बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा उत्पाद बनेगा। हमने AgNO3 प्लस NaCl की क्रिया करवाई तो AgCl और NaNO3 जी का बन गए हमारे दो प्रोडक्ट बन गए, ठीक है, जी बन गए, उत्पाद निकले हमारे, ठीक है। तो इसमें किस अभिक्रिया का उदाहरण है, यह अपक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है, किसका है, अपक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जी इसका दिया गया है, सॉल्यूशन दिया गया है, जी आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्या किया हमने, जिस अभिक्रिया में आवेनीय पदार्थ, क्या जिस अभिक्रिया में आवेनीय पदार्थ अपक्षेपक बनता है उसे क्या कहते हैं, अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया दो विलयनों के मिश्रण से होती है, जिसमें एक उत्पाद के रूप में ठोस अपक्षेप बनता है। AgNO3 लिया, NaCl लिया तो AgCl और प्लस NaNO3 बन गया, ठीक है। तो ये इसकी अभिक्रिया है, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं।
ये सिल्वर क्लोराइड अपक्षेप के रूप में बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आगे देखो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कैसे है, चुंबक से है। ठीक है, अब देखो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर क्वेश्चन क्या है, तो इसके पहले एक शायद हो जाए, अगर सूरज जैसा बनना है, क्या, अगर सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा तपना होगा, अगर नदियों जैसा आदर पाना तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको अच्छी पोस्ट पानी है तो आपका जो कंफर्ट जोन है, जो आपको सरल लगता है, उसे छोड़ना पड़ेगा, कठिन चीज ही पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप सोचोगे कि मैं सरल ही पढ़ के चला जाऊं तो कुछ होने वाला नहीं है, हमें कठिन भी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, अगर मैं ये सोचता कि नहीं मैं साइंस नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि कठिन है, तो फिर मेरा क्या होता। इसी प्रकार से आपको भी सोचना पड़ेगा कि हमें साइंस पढ़नी है, और पढ़नी है तो मैं पढ़नी है। ठीक है, अब देखो, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थिर धारावाही चालक क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थिर क्या, धारावाही चालक पर लगने वाला बल ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा तर्जनी को निर्देशित करता है। अब देखो लेफ्ट हैंड रूल है, जो कौन सा है, हाँ बाएं हाथ का नियम है। ठीक है, किसका है, बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम। अब इसको हम चित्र से समझते हैं, क्या समझते हैं, एक चित्र से समझते हैं, इसके लिए चित्र बनाए हैं। जी हमारा क्या है, जैसे हमने हाथ लिया, ऐसा किया, एक पेन जी ले लो, एक पेन जी है और एक और ले लेते हैं जी वाला। ठीक है, एक जी हो गया, एक जी हो गया और एक जी हो गया। ठीक है, जी ले लिया, तीन हाँ जी है। तो इससे जो जी है, हाँ, इन तीनों के बीच में जो एंगल रहेगा, अगर हम बात करें इसकी और इसकी बात करें तो कितने का रहेगा, 90 डिग्री का एंगल रहेगा। इसके बीच में और इसके बीच में भी 90 डिग्री का एंगल रहेगा, इसके बीच में भी 90 डिग्री का एंगल रहेगा। ये होता है हमारा अंगूठा, ये होती है हमारी क्या, तर्जनी, और ये होती है मध्यिका। क्या होती है, अंगूठा, तर्जनी, मध्यिका। दोस्तों जो अंगूठा है ये बताता है बल की दिशा, क्या बताता है कि जो हमारा फोर्स है वो किस साइड लग रहा है, और जो तर्जनी है वो बताती है क्षेत्र क्या है, और जो हमारा क्या है, जो मध्यमा है या मध्यिका है, ये बताती है करंट की दिशा। क्या बताती है, करंट की दिशा बताती है। देखो अब ऐसे देखो, फिर से जाएगा यहाँ पर, ये क्या है, ये हमारा अंगूठा है। अंगूठा क्या बताएगा, हमारी बल की दिशा बताएगा कि हमारा बल या फोर्स किस दिशा में लग रहा है, कौन सा बताएगा, अंगूठा बताएगा। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। जी क्या कराएगी, मतलब जे वाली जो उंगली है, देखो जी ऐसा रहेगा नियम, जे है हमारी क्या, मध्यिका, देख जी क्या है, तर्जनी, जी क्या है, अंगूठा। अंगूठा क्या बताएगा, जी बताएगा बल की दिशा, जी क्षेत्र बताएगा, क्या बताएगा, क्षेत्र बताएगा, और जी क्या बताएगी, तर्जनी, मध्यिका धारा बताएगी, करंट बताएगी कि करंट कहाँ फ्लो हो रही है। ठीक है, तो ये इससे आ गया। ठीक है, अब देखो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर धारावाही चालक पर लगने वाला बल उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए हाथ की 3 उंगलियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये थ्योरी है। अंगूठा क्या होता है, बल की दिशा को दर्शाता है। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड आएगा, यहाँ पर कौन सा आएगा, चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद जो हमारे मध्यमा है या मध्यिका है वो देखेंगे करंट की दिशा बताएगी। ठीक है, तो ये हमारा रूल था। अब क्वेश्चन देखो, इसका आंसर क्या है, इसने पूछा है हमारा अंगूठा, क्या पूछा है, अंगूठा, अंगूठा और क्या पूछा है, अंगूठा और तर्जनी, तर्जनी यानी कि हमारी जी वाली उंगली और जी वाली उंगली, इससे मतलब नहीं है। तो अंगूठा क्या बताएगा आपको, ये है बल, क्या बताएगा, बल, और ये तर्जनी जी बताएगा क्या, चुंबकीय क्षेत्र, क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बल और चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि फोर्स और मैग्नेट फील्ड, जी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, दाएं हाथ का नियम में होता है, जी क्या है, बाएं हाथ का नियम है। एक फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम होता है, जिसे आपको कमेंट करके बताना है कि जो दाएं हाथ का नियम होता है वो क्या बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाओ। जो क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, एक शानदार क्वेश्चन है, बहुत नंबर 1 क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, दिए गए परिपथ में
यहां पर कर लो 4 ओम, क्या है 4 ओम है, ठीक है, क्या है 4 ओम, ठीक है। प्रतिरोध पर विभव पथ दिए गए परिपथ में 4 ओम प्रतिरोध पर विभवानुपात क्या होगा, ठीक है। द पोटेंशियल ड्रॉप एक्सेस अक्रॉस द फुल रेजिस्टेंस इन द गिवन सर्किट, मतलब जो एक सर्किट दिया गया है, चित्र दिया गया है जी, क्या है एक 5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, ठीक है, यहाँ पर हो गई, इसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है R0 R2G लगा हुआ है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 4 ओम है, कितना है 4 ओम है, इसका कितना है 6 ओम रेजिस्टेंस है, ठीक है, जी लगी हुई है। अब V बराबर क्या होता है, आपको पता होगा V बराबर जो ओम का नियम होता है क्या होता है IR होता है, क्या होता है IR होता है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, तो ठीक है। अब हमें R निकालना है, तो ये दोनों रेजिस्टेंस किस क्रम में है, जो जी वाला रेजिस्टेंस और जी में किसमें है श्रेणी क्रम में है, किसमें है श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में। जब रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में होंगे तो क्या होंगे जुड़ जाएंगे, मतलब कि R1 प्लस R2 बराबर क्या हो जाएगा R हो जाएगा, यानी कि 4 प्लस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो R का मान कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब I कितनी 5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा I बराबर कितना हो जाएगा V अपॉन R हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो I कितना आ गया, I आ गया V का मान कितना है 5, R का मान कितना है जी है 10, यह कितना आएगा 5 दूनी 10, 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5 होगा, ठीक है। तो इसमें करंट कितनी फ्लो होगी 0.5 की करंट फ्लो होगी किसमें, इसमें, और इसमें कितनी होगी 0.5 डिग्री करंट फ्लो होगी, एम्पियर करंट फ्लो होगी, ठीक है। तो अब देखो अब हमें करना क्या है इसका विभवानुपात करना, तो अब देखो अब क्या होगा कि जो हमारा V है, क्या है V है वो कितना हो जाएगा इसके लिए अकेले, तो होगा I इंटू R, I का मान हमने निकाल दिया, कितना निकला, अगर एक यहाँ बात करें तो 1/2, और अगर इसको हम और सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.5, तो हमें जब यहाँ पर किसकी है 1/2 की, और R का मान कितना है 4, तो इसे हमने इससे क्रॉस कर दिया, 2 दूनी 4, यहाँ कितना आ गया 2 आ गया, तो V का मान कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। वोल्टेज कितना है 2, तो यहाँ आंसर कितना है 2 वोल्ट, 5 वोल्ट, 3 वोल्ट और 0.5 वोल्ट, तो इसमें से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। बात समझ में आई, देखो ओम का नियम क्या होता है, ओम के नियम से ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, क्या करना पड़ेगा याद करना पड़ेगा। इसमें होता है V बराबर क्या होता है बेटा IR होता है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो जब ऐसा होगा तो ये R क्या है, R हम करेंगे हम क्या पक्षांतर करेंगे, क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे। जब हम किसी चीज का पक्षांतरण करते हैं तो अगर जो गुणा में है तो कहाँ जाएगी भाग में जाएगी, तो I इक्वल टू क्या होगा V अपॉन R आ गया, ठीक है। अब V की वैल्यू कितनी है, V को हमने क्या किया कितने वोल्ट की बैटरी लगी हुई है 5 वोल्ट की बैटरी, तो V का मान कितना है 5 है, कितना है 5 है, तो हमने यहाँ 5 रख दिया। इसके बाद R कैसे निकालेंगे कैसे, तो जी क्या है एक होता है समांतर जो प्रतिरोध हैं वो 2 क्रम में जुड़ते हैं, या तो समांतर क्रम में जुड़ेंगे या श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे, ठीक है। अगर समांतर क्रम में जुड़ेंगे तो इस प्रकार से सॉल्व करना पड़ेगा, और श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे तो हमें इन्हें इस प्रकार से जोड़ना पड़ेगा, इससे R1 प्लस R2 बराबर R हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 4 वोल्ट 4 ओम प्रतिरोध प्लस 6 ओम प्रतिरोध, तो कितना हो गया 10 ओम प्रतिरोध हो गया, 10 ओम प्रतिरोध रख दिया, तो हमने यहाँ पर रखा R का मान, तो ये कितना आ गया I का मान कितना आ गया 1/2 आ गया, और 1/2 को हम क्रॉस करेंगे, एक को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 0.5 आएगा, और फिर क्या किया तो इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, मतलब कि 0.5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। जब इसमें पहले हमें निकालना किसका है 4 ओम के प्रतिरोध के कितनी करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, V का वोल्टेज निकालना है, तो I को हमने क्या कर दिया इसके आगे जी यहाँ किया है जी V बराबर IR होता, तो हमने I का मान रख दिया और R का मान रख दिया, तो V का मान निकल आया हमारा, जी इतना सॉल्व था। और अगर देखना है आपको तो यहाँ से हाँ ठीक है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, अब बायो क्वेश्चन है, ठीक है, किसका है बायो क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा इसमें, लेजेंड का क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा चीज़ इसमें है नहीं समझने के लिए, ठीक है। तो अब आते हैं बढ़ते हैं आगे, क्या है निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधों में गैसीय विनिमय में सहायक होता है,
मतलब कि जो पौधे होते हैं उसमें हमें क्या करना है, गैस का एक्सचेंज करना है। इधर देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स हेल्प इन गैसेस एक्सचेंज, क्या करना है, एक्सचेंज करना है, एक्सचेंज इन अ प्लांट्स, मतलब कि जो पौधे होते हैं उसमें गैस की विनिमय, क्या गैस की विनिमय में कौन सा भाग सहायक होता है। तो आपको पता है कि जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वो किसमें होती है, क्रिया किसमें होती है, पत्तियों में होती है, किसमें, पत्तियों में होती है, ठीक है, पत्तियों में होती है। और पत्तियों में क्या पाई जाती है, रंध्र पाई जाती है, और रंध्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, क्या कहते हैं, रंध्र पाई जाती है, इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, स्टोमेटा कहेंगे, क्या कहेंगे, स्टोमेटा कहेंगे, ठीक है। जो रंध्र होते हैं जी क्या करते हैं, सूर्य से जो प्रकाश आता है उसे लेने के लिए खुल जाते हैं, इस प्रकार से होते हैं, जैसे शायद इसका चित्र होगा, बता देते हैं, नहीं है ये पता है, ये लिखा हुआ है, ये हम बता देते, ठीक है। क्या करेंगे, स्टोमेटा छोटे छोटे रंध्र होते हैं, जो स्टोमेटा और अन्य हरे जी छोटा की सतह, मतलब हरे पत्ती की सतह पर पाए जाते हैं। ये रंध्र कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, ऑक्सीजन को और जल वाष्प को क्या निकालते हैं, बाहर निकालते हैं। यानी कि जो रंध्र होंगे, क्या होंगे, रंध्र होंगे, इसका काम क्या रहेगा, CO2 को क्या करेंगे, प्रवेश देंगे, क्या करेंगे, प्रवेश देंगे, ठीक है। और जो क्या है O2 है, वह क्या है, H2 यानी कि जल वाष्प है, इसे क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, ठीक है, जिन का काम होता है। अब जो पत्ती होगी, मान लो कि हमारी पत्ती है और ये क्या है, रंध्र बने हुए हैं, तो जो इसकी जो दीवार है इसे कहते हैं बॉडी कोशिका, क्या कहते हैं, गार्ड कोशिका, क्या कहते हैं, गार्ड कोशिका। और जो गार्ड कोशिका का काम होता है वह काम क्या करती है, इसका जो काम रहेगा, क्या रहेगा, काम रहेगा कि जो हमें क्या करना है, कभी कभी बंद हो जाती है, फिर खोलते हैं, फिर बंद होते हैं, फिर खोलते हैं। गार्ड का काम क्या रहता है, गेट को बंद करना और खोलना, तो सेम काम किसका रहता है, गार्ड कोशिका का रहेगा, ठीक है। क्या करना, जो रंध्र है या स्टोमेटा है उसे बंद करना और खोलना, जैसे जरूरत पड़ी, प्रकाश चाहिए तो क्या, खोल दिया, तो जैसे प्रकाश अंदर लिया फिर बंद कर दिया, फिर खोल दिया, जिस प्रकाश आ जाए फिर अंदर बंद कर दिया। तो ये किसका काम होता है, गार्ड कोशिका का काम रहता है। तो जो रंध्र होंगे ऊपर जो सेल पाई जाती है उसे कहते हैं गार्ड कोशिका, जो क्या कहती है, दीवार को बंद करने या खोलने का काम करती है, ठीक है। अब देखो यहाँ जाओ फिर से, तो ये हमारा आंसर कहा जाएगा, स्टोमेटा हो जाएगा, ठीक है, कहा जाएगा स्टोमेटा का आंसर होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, मतलब कि कौन सहायक होते हैं, स्टोमेटा इसके सहायक होता है। अब जो क्या होता है, गार्ड कोशिका बता दिया क्या होती है, रक्षा कोशिका, मतलब कि वो जो हमारे स्टोमेटा होते हैं उसे बंद कर दिए और खोल दिए, ठीक है। इसके बाद कोशिका झिल्ली क्या कहलाती है, ये क्या है, एक प्रकार की आयताकार झिल्ली है, जो सांद्रता में क्या करती है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जब कोई पदार्थ जाता है तो उसमें निकालने में सहायक होती है, ठीक है, ये काम है। अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन शानदार है, बड़ी मजा आएगा आपको पढ़ने में, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी है। मतलब कि जो हमारा कार्बन होता है, क्या है, कार्बन परमाणु है, इसका जो परमाणु क्रमांक होगा, क्या होगा, परमाणु क्रमांक होगा, वो कितने होंगे, 6 होंगे, इसमें कितने होंगे, 6 होंगे। और कोष कितने होंगे, इसमें कोष 2 होंगे, कौन से होंगे, 2 होंगे। एक क्या होंगे, एक में जाएंगे 2 परमाणु, इसका जो नियम होता है 2n² के नियम से इसमें भरा जाता है। तो पहले में जाएंगे 2 परमाणु और दूसरे में जाएंगे 4 परमाणु, ठीक है, 4 परमाणु। तो ये बोल रहा है विन्यास में शामिल कोष की कुल संख्या कितनी होती है, तो इसमें कितनी होगी, 2 होगी संख्या, ठीक है, कितनी होगी, 2। एक में कितने जाएंगे, 2, और दूसरे में 4 परमाणु जाएंगे, इसलिए इसमें शामिल कोष की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
हाँ जिसका वो है थोड़ा सा आपको इसका जो आंसर है ये मिल सकता है। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक जो सेटिंग होती है 2 और 4 के क्रम में होती है। पहली कक्षा में मतलब के जो सेल रहेगी उसमें कितने रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। जो एल सेल रहेगी इसमें कितने रहेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, ये आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखो। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी। मतलब हमें जो इसकी जो मॉलिक्यूलर फॉर्म देखना है उसमें देखना है कि किस में इसके परमाणुओं की संख्या, क्या परमाणु की संख्या किस में अधिकतम है। तो एक फार्मोस का मतलब जो अपनी वह स्थिति वो होती है कि जिसमें वो क्या रहे, मतलब कि मतलब अपने आपको जी मान सकते हैं कि वो मतलब कि अपने आप में इसे क्या बोल सकते हैं कि खुश रहेगी, नहीं इसके लिए कोई बैड नहीं आ रहा सही। तो मतलब इसकी एक फॉर्म होती है कि जो अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो जो फास्फोरस की होती है उसमें होती है 4। ठीक है, जो नियॉन और जो आर्गन है ये दोनों क्या है सक्रिय अक्रिय गैसें हैं। तो इनकी जो परमाणु संख्या होगी वो होगी 1। ठीक है, इसके बाद जो एस सल्फर है इसमें रहती है कितनी, 8। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी और डी, तो जो ए है ये फास्फोरस इसमें 4 रहेगी, इसमें 1 रहेगी, इसमें रहेगी 8, इसमें रहेगी 1। तो आप ध्यान दे सकते हैं कि जो सल्फर रहेगा उसमें कितना रहेंगे, 8 रहेंगे। तो ये क्या अधिकतम मान पूछा है। निम्नलिखित में से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणु की संख्या अधिकतम होती है। तो कौन में है, जो सल्फर है उसमें परमाणु की संख्या होगी अधिकतम होगी। ठीक है, तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जो डिस्क्रिप्शन है ये दिया गया है, आप इसे भी देख सकते हैं। ठीक है, जी है कि जो नियॉन रहेगा ये आर्गन क्या है, दोनों ही नोबल गैसें हैं जो मैंने बताया आपको। ठीक है, तो ये मोनो एटॉमिक होंगी। ठीक है, एक परमाणु होंगी। इसके बाद जो फास्फोरस है ये क्या होता है, टेट्रा फास्फोरस होता है, इसमें 4 परमाणु होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो सल्फर है ये होता है ऑक्टो सल्फर होता है, इसमें 8 परमाणु होते हैं। इसके बाद जो मतलब जो पूछा है इसमें क्वेश्चन ये था कि अधिकतम किसमें होते हैं, तो हमारे फास्फोरस में अधिकतम परमाणु 8 होते हैं। ठीक है, जो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।